अब प्रतिपादित विषय को अपने विचारों से विस्तार देंगी काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के कला इतिहास विभाग में प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष सुविख्यात इतिहासविद विदुषी डॉक्टर ज्योति रोहिल्ला राणा जी, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली से चित्रकला में स्नातक किया आपने, नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट नई दिल्ली से कला इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट की डिग्रियां वहीं से लेकर विभूषित हुई। इन डिग्रियों के साथ आपका शोध कार्य स्कल्पचरल आर्ट ऑफ अमरावती विषय पर केंद्रित है, जिसमें प्राचीन बौद्ध कला पर गहन अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। जब भी आपको मौका मिले देखें इस शोध कार्य को। डॉक्टर राणा को कला इतिहास के शिक्षण और शोध का लगभग 21 वर्षों से अधिक का अनुभव है। आपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित अकादमिक संगोष्ठियों में, कार्यशालाओं में अनेक शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं। आपके शोध विषयों में भारतीय कला परंपरा, मूर्तिकला, बौद्ध कला तथा सांस्कृतिक अध्ययन प्रमुख हैं। आइए सुनते हैं आदरणीय प्रोफेसर ज्योति रोहिल्ला राणा को। आगे की पंक्ति में जो विद्वज्जन बैठे हैं उनको सादर नमन, वीटी जी परिवार को नमन, और पीछे मैं देख पा रही हूँ कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी बैठे हैं। सो आई वेलकम यू ऑल हियर। आज जब मुझे यहाँ आना था और कुछ दिनों पहले प्रदीप सर ने जब मेरे को बोला कि आपको इस जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू जगत सिंह और सारनाथ की पहचान और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पे बोलना है, तो मैं थोड़ा सा विचलित हुई, क्योंकि मैं इतिहास से नहीं हूँ। मेरा जो विषय है वो कला इतिहास है, लेकिन कला के इतिहास में भी इतिहास शब्द आता है। तो मुझे सोचना पड़ा थोड़ा सा कि मैं इस चीज़ को अगर मैं बात करूं तो किस दिशा में ले जाऊं। और उस दिशा में जाने से पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं ऑर्गेनाइज़र्स को, प्रदीप नारायण सर और उनकी टीम को, अशोक आनंद सर और उनकी टीम को, और स्टेज पर जो बैठे हैं प्रोफेसर राणा पीवी सिंह सर, प्रोफेसर अहिरवार सर और डॉक्टर मेजर अरविंद कुमार सिंह सर को बहुत बहुत नमन। तो आज मुझे लगता है कि एक अध्यापिका होने के नाते जो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो इस विषय पर मैं बोल सकती थी, उसको मैंने लिया है डीकॉलोनाइजिंग द इंडियन माइंड, डिकोडिंग द पास्ट एंड रीराइटिंग इंडियन हिस्ट्री। And to understand decolonization, we need to understand what is colonization. और मुझे लगता है ये जो बातें मैं रख रही हूँ वो शायद आगे की पंक्ति में जो बैठे हैं वो तो सब इस बात से उनको सब पता है, लेकिन जो पीछे जो हमारे बच्चे बैठे हैं, जो नई जनरेशन है, उनको अभी इस बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। उपनिवेशीकरण को समझने के लिए पहले उपनिवेशीकरण की अवधारणा को समझना होगा। उपनिवेशीकरण नई भूमि पर बसने और उस पर नियंत्रण स्थापित करने की क्रिया या प्रक्रिया को दर्शाता है, विशेष रूप से स्वदेशी लोगों द्वारा बसाई गई भूमि पर। उपनिवेशीकरण में स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को हाशिए पर डालकर और नष्ट करके उपनिवेशवादियों के पक्ष में राजनीतिक संरचना का पुनर्गठन करके मूल निवासियों का शोषण शामिल है। और ये शोषण शब्द जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझना भी बहुत ज़रूरी होगा। लेकिन आर्थिक या राजनीतिक पहलुओं के अलावा उपनिवेशीकरण प्रक्रिया के और भी गहरे परिणाम हैं। उपनिवेशित लोगों को अपने में समाहित करने और उनकी सहमति से उन पर शासन करने की रणनीति के रूप में मन के उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया साम्राज्यवादी सत्ता की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। यह रणनीति प्रत्यक्ष
या अप्रत्यक्ष रूप लेती है, कभी राज्य की नीति के रूप में कार्य करती है और कभी कपटपूर्ण तरीके से, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, कपटपूर्ण तरीके से उपनिवेशित व्यक्ति पर यह सुझाव देने के लिए दबाव डालती है कि वह निम्न है, उसकी भाषा, संस्कृति, इतिहास, धर्म, प्रथाएं, रंग, रूप, ये सभी साम्राज्यवादी सत्ता के प्रतिनिधित्व निम्न है। इस प्रकार उपनिवेशित व्यक्ति धीरे धीरे अपनी हीनता और स्वामी दास संबंध को आत्मसात कर लेता है। यह साम्राज्यवादी शक्ति के प्रति संभावित प्रतिरोध और निष्प्रभावी कर देता है। इस प्रकार मान का उपनिवेशीकरण होता है। यह प्रक्रिया राजनीतिक और आर्थिक अधिग्रहण की तुलना में अधिक सूक्ष्म और धीमी होती है। तो ये प्रक्रिया जितनी धीमी होती है, उस प्रक्रिया को वापस लाना यानी डीकॉलोनाइजेशन की प्रक्रिया भी बहुत धीमी होती है। इसका एक उदाहरण मैं दूंगी कि आज भी हमारा माइंड डीकॉलोनाइज है और कॉलोनाइज्ड है। क्यों? क्योंकि आज भी हम अंग्रेज़ी का प्रयोग उसी प्रवाह से करते हैं, और जो कोई ज़्यादा हिंदी में बात करता है और अंग्रेज़ी नहीं बोल पाता तो हम उसको थोड़ा सा निम्न दर्जे में देखते हैं। शायद ये प्रक्रिया बहुत धीमी है, तो अब हम उससे हट तो नहीं सकते, क्योंकि अंग्रेज़ी आज के समय में अगर हम देखें तो एक ग्लोबल लैंग्वेज हो चुकी है, और अपनी बात को हमको एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर रखने के लिए शायद अंग्रेज़ी का जानना बहुत आवश्यक है। तो कहने का मतलब ये कि आज हमको थोड़ा सा समझदारी ये रखनी होगी कि कौन सी चीज़ हमारे उद्देश्यों को आगे रखने में महत्वपूर्ण है और कौन सी चीज़ हमारे लिए सही नहीं है। तो उसी के संदर्भ में मैं आगे बढ़ती हूँ कि इतिहास, भाषाओं, शिक्षा नीतियों, सांस्कृतिक ग्रंथों के पुनर्लेखन के माध्यम से आधिपत्य स्थापित होता है और प्रतिरोध की संभावना समाप्त हो जाती है, क्योंकि उपनिवेशित व्यक्ति उपनिवेशवादियों की श्रेष्ठता को आत्मसात कर लेता है। तो आज हमें उन चीज़ों को आत्मसात न करके उससे आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। अब आते हैं हम दूसरे पक्ष पर, जो कि इस रिसर्च से भी संबंधित है, जो कि सारनाथ के संदर्भ में। क्योंकि मैं कला इतिहास की छात्रा हूँ, हम लोग को जो भी साक्ष्य मिलते हैं हम उसके बेसिस पर, जैसे हम जो भी मूर्ति मिलती है हम उसके विवेचना करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, लेकिन वो कहाँ से मिली, उसके हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस क्या है, वो जो हिस्टोरियंस करते हैं हम उसके बेसिस पर जाते हैं, या आर्कियोलॉजिस्ट जो उत्खनन करते हैं उसके बेसिस पर जाते हैं। सो बेसिकली एज एन आर्ट हिस्टोरियन अगर मैं बात करूं तो हम हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट के ऊपर बेस होकर के बात करते हैं। तो जब हम बात करते हैं सारनाथ की, तो 1787 में जब जगतगंज के निर्माण के दौरान बाबू जगत सिंह ने अनजाने में सारनाथ की खोज की, जो बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल है जहाँ भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया। वह स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बुद्ध के जीवन में जो 4 प्रमुख स्थल थे जो बहुत इम्पोर्टेंट थे, चाहे वो लुम्बिनी हो, बोधगया हो, सारनाथ हो, कुशीनगर हो, तो ये जगहें बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। और जब हम उनके बारे में पढ़ाते हैं या स्टूडेंट्स को भी लेकर के जाते हैं, विद्यार्थियों को लेकर के जाते हैं, आज भी कुछ विद्यार्थी जो पीछे बैठे हैं वो सारनाथ से ही होकर के आ रहे हैं, तो वहाँ पर जो शिलापट लगा होता है उसको वो सब पढ़ते हैं और देखते हैं। तो क्या जो जानकारियाँ वहाँ पर लिखी गई हैं उन जानकारियों का सही होना बहुत आवश्यक नहीं है? ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो जानकारी आप वहाँ से लेकर के आ रहे हैं वही आप आगे भी पास करेंगे। और जब इस विषय पर बोलना था तो मैंने प्रोफेसर ध्रुव जी के एक व्याख्यान को सुना, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर हम मिथ्याकरण के सिद्धांत को मान लेते हैं परंतु हमें नए साक्ष्य मिलते हैं तो हमें उन साक्ष्यों की जांच करनी चाहिए। और आज शायद वही समय है कि जो लिखा गया, अगर गंगा में फेंक दिया गया शब्द की जगह गंगा में प्रवाहित किया गया, इट वुड हैव मेड, वो उसने बहुत बड़ा अंतर प्रस्तुत कर दिया होता।
और शायद विदेशी जो हैं वो गंगा जी की जो एक महात्मा है, मतलब जो महात्मा है हमारे ट्रेडिशन में, उसको वो नहीं समझ पाते। जो अस्थियों का प्रवाहित करना उसमें हमारी मान्यता है वो उसको समझ नहीं पाते। उनके हिसाब से तो हमने उसको फेंक दिया, लेकिन हमने उनको फेंका नहीं, उनको प्रवाहित कर दिया, उनको समर्पित कर दिया। तो ये जो मिस इंटरप्रिटेशंस हैं उनको हमें वापस री इंटरप्रेट करके समझ के लिखने की आवश्यकता है। इसी के संदर्भ में जो ध्रुव सर ने बोला था, दैट मीन्स इफ समथिंग इज स्टेटेड, कि कोई बात जो कही जा चुकी है अगर वो गलत है और अगर हमको उस पर संशय होता है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसका पुनर्निरीक्षण करें और उसके बाद उसके बारे में सही जानकारी, सही साक्ष्य प्राप्त करके उसको समाज में प्रस्तुत करें। और यही काम शायद ये जो किताब आई है द लॉस्ट हीरो, ये बहुत एक महत्वपूर्ण कार्य है जो एक शुरुआत कह सकते हैं हम इस तरीके की शोध के ऊपर। और जैसा कि मैंने बताया कि सारनाथ जो है वो गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। तो जब हम, जैसा और भी मैंने पहले कहा कि जब हम वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं तो गलत इन्फॉर्मेशन ना लेकर आकर के हम सही इन्फॉर्मेशन वहाँ पर, जो अभी जो शिलापट का वहाँ पर चेंज भी हुआ, ये एक बहुत क्रेडिबल इंसिडेंट है कि जो गलत शिलापट था उसको बदलवाना एक अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है हमारे इतिहास को, हमारे पुराने जो हीरोज़ हैं, लॉस्ट हीरोज़ जो हैं, उनको एक सही प्लेटफॉर्म देने का। इसी कंटिन्यूएशन में मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पर अनुसंधान की भूमिका आती है। जो नए रिसर्चर्स हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, नाउ व्हाट दे हैव टू डू इज़, जब हम रिसर्च करते हैं तो उसमें उसका शब्द का मतलब ही है रिसर्च। तो अभी जो काम हो चुके हैं वो भी रिसर्च ही हैं, लेकिन अब पुनः उसको रिसर्च करने की ज़रूरत है, री एग्ज़ामिन करने की ज़रूरत है और रीराइट करने की ज़रूरत है। इसी संदर्भ में मैं एक कोट करना चाहती हूँ कि अभी भी जो हमारे ऊपर एक कॉलोनियल हैंगओवर है, तो उसमें विक्रम संपत जो एक नोटेड हिस्टोरियन है, उन्होंने कहा है, ही सेज अंडर colonial rule and even after, Indians were made to feel that their language, epistemology, that means ways of knowing, history, traditional education and belief systems are inferior to those of the colonizers. ये बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ, लेकिन आज भी बहुत सारे जो समाज में जनरेशन्स हैं वो यही मानती हैं। तो डीकोलोनाइजेशन इजंट जस्ट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बट अबाउट रिकवरिंग कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल प्राइड। जो हमारा संस्कृति है उसको हमको एक गौरवपूर्ण तरीके से आगे लेकर आने की आवश्यकता है। और इसके साथ में जो एक सबसे बड़ी आवश्यकता है वो है नीड ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ वॉइसेस एंड इंडिजिनस सोर्सेज। और इंडिजिनस सोर्सेज की अगर हम बात करें तो बाबू जगत सिंह का जो रोल है वो उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट आ जाता है। एंड देयर इज़ अ नीड फॉर मोर डाइवर्स जोग्राफिकल, लिंग्विस्टिक, cultural perspectives in how history is written and taught. It should be supported by initiatives to research more thoroughly from indigenous sources, local region histories. तो जितनी रीजनल हिस्ट्री है उस पे हमको एम्फसाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि रीजनल हिस्ट्री को बहुत दबा दिया गया था, उसको कभी भी ऊपर तक या एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म तक नहीं आने दिया गया। तो आज हम लोग का बहुत बड़ा रोल बनता है रीजनल हिस्ट्री को ऊपर लाने का। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ प्रिसाइजली बीइंग डन इन द केस ऑफ बाबू जगत सिंह। मैं कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ इस टीम को जिन्होंने ये सारे तथ्यों को और साक्ष्यों को हमारे सामने प्रस्तुत किया, और हमारी जो एकेडमिक फ्रेटर्निटी है उसको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस तरीके के शोध और भी आगे आने चाहिए। और इसी क्रम में मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी
कि जैसा कि बताया गया कि मेरा जो रिसर्च वर्क है वो स्कल्पचरल आर्ट ऑफ अमरावती पर है, और अमरावती भी एक बौद्ध स्तूप ही था। और फिर से ये बात आती है कि वहाँ पर भी वो इतना साउथ का सबसे बड़ा स्तूप था और उसमें भी अवशेष रहे होंगे, लेकिन आज तक हमको नहीं पता कि वो अवशेष कहाँ गए। और जितने अच्छे उसके स्लैब्स थे, अमरावती के जो स्कल्पचरल आर्ट है वो एक अपने आप में, जैसे सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट है, इसी प्रकार अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट को भी जाना जाता था। लेकिन वो अब जितने बेस्ट पीसेस थे वो अब ब्रिटिश म्यूज़ियम में रखे गए हैं, और जितने ख़राब पीसेस थे उनको यहाँ छोड़ दिया गया। और छोड़ने के बाद में ये भी एक आक्षेप लगा दिया गया कि जो वहाँ का लोकल ज़मींदार था उसने उसका प्रयोग अपने घर को बनाने में किया। सो ये इस तरीके वॉज दिस अ पैटर्न विच दे वर फॉलोइंग, कि वो अपने आप को उजागर करें और हम लोग को नीचा दिखाएं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को बहुत समझने की ज़रूरत है, और इस तरीके के रिसर्चेस को बहुत आगे लाने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ कि मुझे कुछ अपने शब्द रखने का मौका दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद।